हम संप्रेषित कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन पर चर्चा करेंगे कि संप्रेषण का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं क्या हैं। संप्रेषण की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। कम्युनिस शब्द का तात्पर्य है कॉमन अथवा सामान्य। संप्रेषण को अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर भी कहा जाता है। अगर हम भारतीय मतानुसार इसके आशय को समझना चाहें तो संप्रेषण से तात्पर्य संवादों का संपूर्णता के साथ प्रेषण। सम अर्थात संपूर्ण, प्रेषण अर्थात भेजना। किसी विचार, संदेश अथवा वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण एक व्यापक प्रत्यय है जिसके अंतर्गत सूचना, विचार या संदेश भेजने का कार्य द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय होता है। संप्रेषण की प्रक्रिया प्रेषक अर्थात सेंडर एवं प्राप्तकर्ता, ग्राही अथवा रिसीवर के मध्य समान रूप से संचालित होती है। अगर हम संप्रेषण को पारिभाषिक रूप देना चाहें तो न्यूमर एवं समर की एक बहुत अच्छी परिभाषा है, जिस परिभाषा के द्वारा हम संप्रेषण को भली प्रकार समझ सकते हैं। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान करने की एक कला है। अगर इसको हम इसी न्यूमर एवं समर की परिभाषा को इंग्लिश वर्जन में जानना चाहें तो अकॉर्डिंग टू न्यूमर एंड समर, communication is an exchange of ideas, facts, opinions or emotions by two or more persons। एक और अच्छी परिभाषा यहाँ पर हम दे सकते हैं कीथ डेविस के अनुसार। कीथ डेविस जी कहते हैं संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस, इसका इंग्लिश वर्जन है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इस प्रकार से हम न्यूमर एवं समर के अनुसार एवं कीथ डेविस के अनुसार इनकी परिभाषाओं से संप्रेषण को समझ सकते हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया है इसमें कौन से घटक अथवा तत्व, कौन से कंपोनेंट और कौन से एलिमेंट हैं जो संप्रेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिनके अंतर्गत ये प्रक्रिया संचालित होती है। तो इस हेडिंग में हम संप्रेषण की प्रक्रिया अथवा उनके तत्वों के बारे में जानेंगे। संप्रेषण की प्रक्रिया एवं उसके प्रमुख घटकों को हम एक आरेख द्वारा समझ सकते हैं। सबसे फ्रंट ऊपर हम लिखते हैं प्रेषक, सेंडर अथवा कम्युनिकेटर। एक एरो लगाइए।
राइट साइड लिखिए मैसेज, संदेश। फिर एक एरो लगाइए और लिखिए मीडियम अथवा मीडिया, वह माध्यम अथवा संचार जिसके माध्यम से हम इस संदेश को भेज रहे हैं। इसके बाद फिर उसके नीचे एक एरो लगाइए, एक सर्किल टाइप का बनता जाएगा। उस एरो को लगाकर हम लिखेंगे अचीवर अथवा रिसीवर, प्रापक अथवा ग्राही। फिर एक एरो हम लगाएं और वहाँ लिखें फीडबैक, प्रतिपुष्टि। देन एक एरो फिर प्रेषक या सेंडर या कम्युनिकेटर में लगा दें। इस प्रकार से जो सर्किल बन रहा है, इसमें सबसे ऊपर सेंडर या कम्युनिकेटर है, प्रेषक है, भेजने वाला है, वह संदेश भेजता है, अपने विचार, अपने भावों को, अपने शिक्षण प्रक्रिया को भेजता है। उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जो उसका बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जैसा माध्यम होगा उसी प्रक्रिया से हम संदेश भली प्रकार भेज सकते हैं। फिर उसका जो महत्वपूर्ण घटक है, ग्राही, रिसीवर, अचीवर, प्रापक, वह महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि जिस संदेश को प्रेषक द्वारा जिस माध्यम से भेजा जा रहा है, उसके लिए वो ग्राही आवश्यक है, वो व्यक्ति आवश्यक है जो उस संदेश को ग्रहण कर रहा है, क्योंकि यह प्रक्रिया उन्हीं दो व्यक्तियों के बीच चल रही है, प्रेषक और ग्राही के बीच। फिर जब उसको ग्राही अथवा रिसीवर अथवा अचीवर, प्रापक उसे प्राप्त कर लेता है, देन फीडबैक मिलता है। फीडबैक सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है। जिस प्रकार का आपने संदेश भेजा है उसको समझ जाता है, सहजता सरलता से यदि उसके समझ में आता है तो उस तरह का उत्तर वो फीडबैक के रूप में सेंडर तक पहुंचाएगा, कम्युनिकेटर तक, प्रेषक तक पहुंचाएगा। और यदि कोई कमी रह जाती है, उसके द्वारा उस पर कुछ क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, उसे और आगे कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, उसे और किसी चीज को पूछना है, उस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो उस तरह का फीडबैक, पृष्ठपोषण अथवा प्रतिपुष्टि वो सेंडर तक पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से उस फीडबैक के मिलने के बाद जो सेंडर है उसे अपने संदेश में और सुधार करके भेजने की आवश्यकता है, और सरलता और सहजता के साथ उसे भेजना है, और स्पष्ट मौखिक अथवा लिखित रूप में उसे संदेश को भेजने की आवश्यकता है। इस प्रकार से इस सर्किल में, जिसमें प्रेषक, संदेश, माध्यम, ग्राही और फीडबैक है, इस चक्र के अंतर्गत संप्रेषण की प्रक्रिया चलती रहती है। इन तथ्यों के आधार पर हम किसी संदेश को छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर, व्यापक रूप में, व्यक्तिगत स्तर पर, अथवा एक व्यक्ति तक, दो व्यक्ति तक, अथवा बहुत सारे व्यक्तियों तक, अथवा व्यक्तिगत कह सकते हैं, सामूहिक कह सकते हैं, संदेश को भेजने की प्रक्रिया विभिन्न